हाँ जी, नमस्कार सभी को, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करेंगे अपने चैप्टर पर, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, फूड एंड न्यूट्रिशन, यानी कि आहार एवं पोषण। हम बात कर रहे थे आहार एवं पोषण को लेकर। फूड एंड न्यूट्रिशन, आहार एवं पोषण के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और अब तक हमने क्या क्या सीख लिया, अब ध्यान से सुनो। कोई डिस्टरबेंस की आवश्यकता नहीं है, ध्यान से मेरी हर एक बात को सुनो, है ना। बिल्कुल डिस्टर्ब मत हो। देखो, हमने सीखा कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट क्या होता है। और बैलेंस डाइट या संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट के बारे में हम बात कर रहे थे। फिर हम फैट पढ़ेंगे, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, पानी, ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। आज हमें अपना काफी सारा हिस्सा कवर करना है। तो हम बात कर रहे थे कल कार्बोहाइड्रेट के बारे में। और आपको अगर याद हो तो मैंने कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करवाया था कल। कितने भागों में? 3। कौन कौन से? मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। इसमें से मैंने मोनोसैकेराइड आपको कल कंप्लीट करवा दिया था। आज हेडिंग लगाओ अपनी कॉपी में, ओलिगोसैकेराइड। आज अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लो, ओलिगोसैकेराइड। हेडिंग लगाओ, ओलिगोसैकेराइड। और ओलिगो शब्द का मतलब क्या बताया था मैंने? हाँ जी, ओलिगो शब्द का मतलब क्या बताया था? 2 से 10। सैकेराइड का मतलब क्या बताया था? शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी कि शर्करा के अणु। तो इसमें कितने अणु होंगे शर्करा के? 2 से 10। 2 to 10 शुगर मॉलिक्यूल्स। अब देखो, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे हो सकते हैं। बताओ इनके बीच में क्या बन रहा होगा? बॉन्ड। और इस बॉन्ड का नाम बताओ क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसका नाम है। बस इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है। इस बंध का नाम है, ये रिश्ता कहलाता है ग्लाइकोसिडिक बंध। इस बंध का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड या ग्लाइकोसाइडिक बंध। क्लियर ये चीज? कोई डाउट इसमें? अब हम हमारे सिलेबस में जो दे रखे हैं, तो हमें पूरा ओलिगोसैकेराइड नहीं पढ़ना। ये 2 अणु वाला जो ओलिगोसैकेराइड है, 2 वाला, 2 को क्या बोलते हैं साइंस में? डाई। 1 को क्या बोलते हैं? मोनो। तो बताओ 2 वाला क्या कहलाएगा? डाई सैकेराइड। 2 वाला कहलाएगा डाई सैकेराइड। 3 वाला क्या कहलाएगा? ट्राई सैकेराइड। 4 वाला क्या कहलाएगा? टेट्रा सैकेराइड। तो हमारे सिलेबस में केवल कौन से हैं? डाई सैकेराइड, है ना। हमें यही पढ़ने हैं। तो मैं हेडिंग भी क्या लगा दूंगा आगे? डाई सैकेराइड। डाई का मतलब, सैकेराइड का मतलब शर्करा के अणु। तो बताओ शर्करा के कितने अणु होंगे? लिखना शुरू कर दो। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, शर्करा के 2 अणु। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, शर्करा के 2 अणु। 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, शर्करा के 2 अणु। बीच में बंध बनेगा, बॉन्ड बनेगा, क्या नाम होगा? ग्लाइकोसिडिक बंध। ये स्वाद में मीठे हैं और जल में घुलनशील हैं। ये स्वाद में मीठे हैं और जल में कैसे हैं मेरे लाडलों? पानी में घुलते हैं नहीं घुलते? घुलते हैं। तो लिख देना जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल। जल में घुलनशील, वाटर सॉल्युबल, ठीक है। पानी में भी घुलते हैं, ध्यान से सुन लो। शर्करा के 2 अणु हैं, स्वाद में मीठे हैं और पानी में घुलते हैं। पानी में घुलते हैं। चलो भाई। यस,
आगे सुनना, अब इनके एग्जाम्पल सुनो भाई, डाइसैकेराइड के एग्जाम्पल सुनो। तो डाइसैकेराइड में आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, 3 फिलहाल। कौन कौन से? मा सू ले। मां से आपको याद रखना है माल्टोज। मां से क्या याद रखोगे? माल्टोज। सू से याद रखोगे सुक्रोज, और ले से याद रखोगे लैक्टोज। तो आपको याद रखना है मासूले, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज। बताओ सबके अंदर कितने कितने अणु होंगे? 2-2। तो माल्टोज में तो याद रखना जीजी, जीजी। सुक्रोज में याद रखना जीएफ, और लैक्टोज में फिर से क्या याद रखोगे? जीजी। क्या मतलब हुआ जीजी जीएफ जीजी का? इस वाले जीजी का मतलब है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी 2 ग्लूकोज के अणु जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर कनेक्ट होंगे तो निर्माण होगा किसका? माल्टोज का। जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर कनेक्ट होंगे तब निर्माण होगा सुक्रोज का। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तब निर्माण होगा किसका? सुक्रोज का। और जब ग्लूकोज के साथ गैलेक्टोज, जब ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर कनेक्ट होंगे तब निर्माण होगा लैक्टोज का। तो ये 3 है मा सू ले, मा सू ले, मासूले, है ना। माल्टोज पाया जाता है किसमें? बीजों में, अनाज में। तो बीजों और अनाज में तो पाया जाता है माल्टोज। अंकुरित बीज, अंकुरित अनाज, इसमें तो पाया जाता है माल्टोज। सीड्स में, सीरियल्स में, सीड्स में, इनमें तो पाया जाता है माल्टोज। और सुक्रोज किसमें पाया जाता है? गन्ने में, चीनी में, चुकंदर में, इन सब में क्या पाया जाता है? सुक्रोज। और लैक्टोज पाया जाता है दोस्तों दूध में, इसलिए लैक्टोज को कहते हैं मिल्क शुगर, दूध की शर्करा। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, यानी कि दूध की शर्करा। लैक्टोज को बोलते हैं मिल्क शुगर, यानी कि दूध की शर्करा। क्या बात समझ में आ गई क्या यहां तक? चलिए भाई आगे बात करते हैं इसके बाद में। तो ये हमने पढ़ लिया डाइसैकेराइड, है ना। अब इनके फॉर्मूले भी देख लो एक बार, रुको फोटो लेने से पहले। इनके फॉर्मूले देखो, तीनों का सेम फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ये है C12H22O11। तीनों का फॉर्मूला सेम है C12H22O11। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से। हाँ, फोटो। हाँ भाई, राइटिंग वगैरह ठीक है क्या अपनी? चलिए, ये आपके सामने क्या मैंने बनाया? डाइसैकेराइड। अब हेडिंग लगा दो पॉलीसैकेराइड। अगली हेडिंग लगा दो कॉपी में पॉलीसैकेराइड। अगली हेडिंग लगा दो कॉपी में पॉलीसैकेराइड। हाँ भाई इधर देखो एक बार, समझो पहले चीजों को, या बातें मत करो। देखो, पॉली शब्द का मतलब होता है अनेक। पॉली शब्द का मतलब होता है अनेक या बहुत सारे। और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर मॉलिक्यूल, यानी यहां पर बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर। और ये बहुत सारे जब शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में कनेक्ट होंगे तो दोस्तों ये जो पॉलीसैकेराइड हैं, हम कह सकते हैं ये एक प्रकार के क्या हैं? पॉलीमर हैं, यानी कि बहुलक हैं, क्योंकि इनके अंदर
बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो अब तक जो हम मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड पढ़ रहे थे वो बहुलक नहीं थे, पॉलीमर नहीं थे, लेकिन ये जो पॉलीसैकेराइड है ये किसका एग्जाम्पल है, पॉलीमर का एग्जाम्पल है, पहली बात। दूसरी बात, ये ना तो स्वाद में मीठे होते हैं, ये जो पॉलीसैकेराइड है ये ना तो स्वाद में मीठे होते हैं, तो मैं लिख सकता हूं स्वाद में मीठे भी नहीं होते और पानी में भी नहीं घुलते, है ना। स्वाद में मीठे नहीं होते और ये पानी में भी नहीं घुलते, यानी कि जल में भी अघुलनशील होते हैं, वाटर अनसॉल्युबल होते हैं, जल में भी अनसॉल्युबल होते हैं, अघुलनशील होते हैं। इसके अलावा इनकी खास बात यह है कि ये मोनोसैकेराइड के बहुलक हैं, बहुत सारी मोनोसैकेराइड इकाइयां आपस में मिलकर इनका निर्माण करती हैं। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि पॉलीसैकेराइड जो होते हैं जब इनका जल अपघटन होता है ना, जब इनका जल अपघटन होता है, चलो ये बात छोड़ो, अभी इतना लिखो तुम 2 पॉइंट, ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड में एग्जाम्पल कौन कौन से आते हैं। तो एग्जाम्पल्स अपने पास काफी सारे आते हैं पॉलीसैकेराइड में। देखो भैया एग्जाम्पल सुन लो। सबसे पहला एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है स्टार्च। स्टार्च को मंड भी कहते हैं, मंड, स्टार्च। 7 8 9 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है स्टार्च या मंड। दूसरा एग्जाम्पल है ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तीसरा एग्जाम्पल है सेल्यूलोज, तीसरा एग्जाम्पल है सेल्यूलोज। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, 3 हो गए। चौथा एग्जाम्पल है इसका फेमस काइटिन, काइटिन। चाहो तो आप साथ में लिख भी सकते हो, काइटिन। एक फेमस एग्जाम्पल है इसका इन्यूलिन, एक फेमस एग्जाम्पल है इसका इन्यूलिन, इन्यूलिन। इसके अलावा इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं, इसमें और भी एग्जाम्पल आते हैं। और कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे इसमें, इसमें आएगा हेमी सेल्यूलोज, इसमें आता है हेमी सेल्यूलोज। इसमें एग्जाम्पल आता है पैक्टिन, इसमें एग्जाम्पल आता है पैक्टिन। इसमें एग्जाम्पल आता है हिपेरिन। इसमें एग्जाम्पल आता है अगार अगार। हाँ भाई, ये सारी चीजें लिख लो फटाफट से, पॉलीसैकेराइड और उनके अलग अलग एग्जाम्पल, पॉलीसैकेराइड और उनके अलग अलग एग्जाम्पल। अब हम इन सारे एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे डिटेल से। पॉलीसैकेराइड और उनके अलग अलग एग्जाम्पल। सही है, मामला यहां तक सेट चल रहा है एकदम। आगे सुनना इसके बाद और हम क्या बात कर सकते हैं। अब हम एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं दोस्तों, है ना, पॉलीसैकेराइड के बारे में। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, लिख लिया सब लोगों ने, नहीं लिखा, लिखो एक बार थोड़ा सा, बोल भी लो सारे नाम। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, काइटिन, इन्यूलिन, है ना, सारे नाम बोल के देख लो एक बार।
काम हो गया। चलो अब इसके बाद हेडिंग लगा दो सबसे पहले स्टार्च। एक एक के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी सी। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च या मंड के बारे में। दोस्तों स्टार्च की बात करें तो इसमें आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला, ये स्टार्च होता क्या है? आप कहोगे सर पॉलीसैकेराइड है, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनता है। किसके मिलने से बनता है? तो बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स किसके? ग्लूकोज के मिलने से बनता है। तो जब बहुत सारे ग्लूकोज के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर जुड़ते हैं तो बताओ किसका निर्माण होता है? स्टार्च का निर्माण होता है। तो ये किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और दोस्तों ग्लूकोज का ये जो बहुलक है ये 2 रूपों में पाया जाता है, यानी इसकी संरचना जो है वो 2 रूपों में पाई जाती है। ये स्टार्च एक तो मिलता है एमाइलोज के रूप में, एक तो ये स्टार्च मिलता है एमाइलोज के रूप में, एमाइलोज, और दूसरा ये मिलता है एमाइलोपेक्टिन के रूप में। दूसरा ये मिलता है एमाइलोपेक्टिन के रूप में। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन के रूप में ये मिलता है। ठीक है, एमाइलोज क्या होता है? जब ग्लूकोज के अणु एक सीधी श्रृंखला में, जब ग्लूकोज के अणु एक सीधी श्रृंखला में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर के कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो ये संरचना बनती है एमाइलोज। ये संरचना बनती है एमाइलोज। जब ग्लूकोज के अणु एक सीधी श्रृंखला में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर कनेक्ट होते हैं तो ये संरचना बनती है एमाइलोज। और जब ग्लूकोज के अणु शाखा बनाकर के, जब ग्लूकोज के अणु शाखा बनाकर के एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये श्रृंखला बनती है एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन। जब ग्लूकोज के अणु शाखा के रूप में, ब्रांचेज के रूप में एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो संरचना बनती है वो बनती है एमाइलोपेक्टिन। ठीक है, वो बनती है एमाइलोपेक्टिन। तो ये जो ऊपर वाली संरचना है, इस ऊपर वाली संरचना का नाम है एमाइलोज। इस ऊपर वाली संरचना का नाम है एमाइलोज। सीधी श्रृंखला ग्लूकोज की चेन बन रही है सीधी, और ये जो शाखित श्रृंखला है, इस शाखित श्रृंखला का नाम है एमाइलोपेक्टिन। इस शाखित श्रृंखला का नाम है एमाइलोपेक्टिन। क्या ये बात आपको समझ में आई? चलिए, इसके अलावा 2-3 बातें और याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कौन कौन सी बातें हैं? एक तो ये ग्लूकोज का बहुलक है, दूसरा ये दोस्तों कि ये क्या करता है? आपने कैप्सूल खाया है? कैप्सूल दवाइयों में जैसे गोली खाते हो वैसे कैप्सूल भी खाया होगा। तो कैप्सूल का जो कवर होता है ना, कैप्सूल का कवर जो जैसे ही बॉडी में जाता है वैसे ही गल जाता है, वो कैप्सूल का कवर भी किस चीज से बना होता है? स्टार्च का बना होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कैप्सूल का आवरण या कैप्सूल का कवर भी किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। तीसरा, हम ये भी लिख सकते हैं कि पेड़ पौधे अपने शरीर में फूड को स्टोर करते हैं, भोजन को जमा करते हैं, वो भी किस रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में। तो हम ये भी लिख सकते हैं स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में ही होता है। स्टोर्ड फूड इन प्लांट्स, पेड़ पौधों में भोजन का संचय स्टार्च के रूप में ही होता है। इसके एग्जाम्पल भी हैं। स्टार्च किस में पाया जाता है? जैसे आलू, आलू में खूब सारी मात्रा में स्टार्च होता है। जैसे चावल, चावल में खूब सारी मात्रा में स्टार्च होता है। तो आलू और चावल किसके एग्जाम्पल हैं? स्टार्च के एग्जाम्पल हैं। आलू और चावल स्टार्च के एग्जाम्पल है। लिख लो भैया, आलू और चावल ये आपके स्टार्च के एग्जाम्पल हैं, स्टार्च के। यस, आलू और चावल आपके स्टार्च के एग्जाम्पल हैं। लिख दिया। तो पहला हमने कौन सा कंप्लीट किया? स्टार्च। दूसरी हेडिंग लगाओ। अब थोड़ा सा 2-2 लाइनें लिखते चलो सबके बारे में। अब दूसरी हेडिंग लगा दो ग्लाइकोजन।
अगली हेडिंग लगा दो ग्लाइकोजन। दूसरी हेडिंग लगा दो ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन, ठीक है। और ग्लाइकोजन में भी 2-3 पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट लिख दो, ये ग्लूकोज का बहुलक है, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन भी किसका बहुलक है? ग्लूकोज का बहुलक है। लिख दो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज का बहुलक है। और ग्लाइकोजन में आपको बस इतना सा याद रखना है कि जैसे पेड़ पौधों में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में, वैसे हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है, भोजन जमा होता है, वो किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो लिख देना स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, जंतुओं में संचित भोजन। स्टोर्ड फूड इन एनिमल्स, जंतुओं में संचित भोजन किस रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। कहां पर जमा होता है? ये स्टोर रहता है लीवर में और मसल्स में। ये स्टोर होता है अपने लीवर यानी कि यकृत और अपनी मसल्स यानी कि मांसपेशियों में। तो ये स्टोर होता है लीवर और मसल्स यानी कि यकृत और मांसपेशियों में ये स्टोर होता है, ठीक है। ये लीवर और मसल्स यानी कि यकृत और मांसपेशियों में स्टोर होता है। ये हो गया आपका दूसरा ग्लाइकोजन। इसके बाद लिखो तीसरे नंबर पे सेलुलोज। इसके बाद लिखो तीसरे नंबर पे सेलुलोज। इसके बाद लिख दो सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज में लिखना वही 2-3 पॉइंट सेल्यूलोज में भी लिख दो। सबसे पहला पॉइंट तो ये लिखो सेल्यूलोज में कि ये भी ग्लूकोज का बहुलक है। ये भी किसका बहुलक है? ग्लूकोज का। यानी बहुत सारे ग्लूकोज के अणु जब आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध बनाकर कनेक्ट होते हैं तब जाकर सेल्यूलोज का क्या होता है? निर्माण होता है। तो चाहे स्टार्च हो, चाहे ग्लाइकोजन हो और चाहे सेलुलोज हो, ये सारे किसके बहुलक हैं? सारे के सारे किससे मिलकर बने हैं? ग्लूकोज से मिलकर बने हैं, ठीक है। सारे के सारे ग्लूकोज से मिलकर बने हैं। दूसरी बात लिखना कि सेलुलोज जो होता है ये पेड़ पौधों की जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से। तो लिख देना पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। पेड़ पौधों की कोशिका भित्ति का मुख्य घटक है, मेन कंपोनेंट है सेल्यूलोज। और तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना, इसका हमारे शरीर में यानी कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन नहीं होता। सेल्यूलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। अगर आपने सेल्यूलोज खा लिया, आप जिस कागज में इस समय लिख रहे हैं वो सेल्यूलोज से बना है, उसके अंदर सेल्यूलोज है। अगर भगवान ना करे कभी ऐसा दिन आ जाए कि आपको अपनी कॉपी के कागज ही खाने पड़े, तो इसका आपकी बॉडी में डाइजेशन नहीं होगा और जैसा है वैसा कि वैसा ये निकल जाएगा। आपको ये ना सोचे कि कागज जिंदा खाया है पूरा की पूरा जिंदा ही निकल रहा है, ऐसा नहीं। मतलब सेल्यूलोज एज इट इज निकल जाएगा, ठीक है। तो लिख देना ह्यूमन बॉडी में इसका डाइजेशन नहीं होता, नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में इसका पाचन नहीं होता। मनुष्य के शरीर में इसका पाचन नहीं होता, नॉट डाइजेस्ट इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में इसका पाचन नहीं होता। मनुष्य के शरीर में इसका पाचन नहीं होता। हाँ भाई, अगला लिखना चौथे नंबर पे लिख दो काइटिन। अगला लिख दो काइटिन। काइटिन, काइटिन में भी 2-3 पॉइंट लिखो छोटे छोटे। पहला लिखो ये फ्रक्टोज का बहुलक है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि काइटिन किसका बहुलक है, तो ये ग्लूकोज का नहीं, ये किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का। और फ्रक्टोज को हम फ्रूट शुगर
यानी कि फल शर्करा के नाम से जानते हैं। फलों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, फूलों के रस में पाया जाता है। तो पहला तो लिखना है ये फ्रक्टोज का बहुलक है। दूसरा लिखो, सॉरी गलत लिखवा दिया, इस लाइन को काटना है ना, इस लाइन को काटना भाई, काइटिन नहीं वो इन्यूलिन है, सॉरी इस लाइन को काटो, गलत हो गया ये। काइटिन में तो एक पॉइंट लिखो कि फफूंदों की कोशिका भित्ति, फफूंदों की कोशिका भित्ति, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है। फफूंद या कवकों की कोशिका भित्ति किस चीज से बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। फफूंदों की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, काइटिन से, ठीक है। इसके अलावा कीट जो होते हैं, इंसेक्ट्स, कीट, छोटे छोटे कीड़े जो होते हैं, उनका शरीर जो होता है बाहर वाला, वो भी किससे बनता है? काइटिन से। तो लिख देना एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का बाह्य कंकाल काइटिन से बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल भी काइटिन से बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल भी काइटिन से बना होता है। कीटों का बाह्य कंकाल भी काइटिन से बना होता है। लिख दिया। काइटिन के बाद अगली हेडिंग लगाओ इन्यूलिन। इन्यूलिन नॉट इंसुलिन, इट इज इन्यूलिन। इंसुलिन अलग चीज है भाई, ध्यान रखना, ये इन्यूलिन है। और एक हेडिंग हम लगाएंगे हिपेरिन। एक लास्ट हेडिंग हम क्या लगाएंगे? हिपेरिन। पहले हेडिंग लगाओ इन्यूलिन, और सुनो भाई इन्यूलिन में, इन्यूलिन में सुनो, इन्यूलिन में लिखना है ये फ्रक्टोज का बहुलक है। अब तक हम सारे के सारे ग्लूकोज के बहुलक पढ़ रहे हैं, पहली बार लिखो ये किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का बहुलक है इन्यूलिन, ये फ्रक्टोज का बहुलक है। और है काइटिन एन एसिटिल ग्लूकोजामीन का बहुलक है। ये यूपीएससी में पूछा गया था एक बार सवाल, आपकी सोच काफी अच्छी है, विस्तृत सोच है। ये आईएएस के पेपर में पूछा गया था ये सवाल, काइटिन किसका बहुलक है? और ये है एन एसिटिल ग्लूकोजामीन का बहुलक, एन एसिटिल ग्लूकोज आमीन का बहुलक है, ठीक है। और ये किसका बहुलक है? फ्रक्टोज का। आगे चलो, अब भाई साहब ये फ्रक्टोज का हो गया। इसके अलावा इन्यूलिन में एक बात और लिखना, ये इसका संबंध है किडनी बीमारियों से, रिलेटेड टू किडनी डिजीज। इसका संबंध किडनी रोगों से है, किडनी, गुर्दा, वृक्क, तो किडनी की बीमारियों से संबंधित है इन्यूलिन। किडनी की बीमारियों से संबंधित है इन्यूलिन। और लास्ट में लिख देना हिपेरिन। ये हिपेरिन एक एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस है, प्रतिस्कंदक पदार्थ है, एंटीकोगुलेंट, या हम कह सकते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ। क्या मतलब? मतलब ये कि ये खून का थक्का नहीं जमने देता, ये ब्लड क्लोट नहीं होने देता, यानी कि खून का थक्का नहीं जमने देता, ठीक है। तो लिख देना रक्त का थक्का बनने से रोकता है, ब्लड क्लोटिंग से रोकता है, रक्त का थक्का बनने से रोकता है, खून का थक्का जमने से रोकता है कौन? इन्यूलिन, ठीक है। तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होने देता, यानी कि खून का थक्का नहीं बनने देता हिपेरिन। खून का थक्का बनने से रोकता है कौन? हिपेरिन। ये लिख दो भैया। इसी के साथ तुम्हारा पॉलीसैकेराइड भी यहां पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। और अब इस कार्बोहाइड्रेट में केवल एक टॉपिक बचा है, आर्टिफिशियल शुगर, यानी कि कृत्रिम शर्करा। तो हेडिंग लगा दो अपनी कॉपी में। अब तक तो हम नेचुरल शुगर पढ़ रहे थे,
जो अपन सब लोग खाते हैं, लेकिन डायबिटीज पेशेंट ये नहीं खा सकता, उसके लिए जहर के समान है। तो डायबिटीज पेशेंट वो किसका इस्तेमाल करेगा? हेडिंग लगाओ, आर्टिफिशियल शुगर, लिख लो इसको, और इसके बाद हेडिंग लगा देना आर्टिफिशियल शुगर, कृत्रिम शर्करा। हेडिंग लगा देना कृत्रिम शर्करा, आर्टिफिशियल शुगर। चल सकते हैं आगे? अरे क्या उंगली दिखा रहा है ये? उंगली क्यों दिखा रहा है? कैमरे को उंगली दिखाता है? हाँ चलो, यस, हेडिंग लगा दो आर्टिफिशियल शुगर्स, कृत्रिम शर्करा। आर्टिफिशियल शुगर्स, कृत्रिम शर्करा। आर्टिफिशियल शुगर्स, कृत्रिम शर्करा। देखो भाई, आर्टिफिशियल का मतलब है जो इंसानों ने बनाई है, ठीक है। एक तो नेचुरल है जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो रही है। आर्टिफिशियल शुगर क्या होता है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, डायबिटीज के जो मरीज होते हैं, वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं ना। डायबिटीज के मरीज इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये किसके लिए उपयोगी हैं? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, शुगर पेशेंट्स के लिए उपयोगी हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं ये डायबिटिक पेशेंट्स यानी कि मधुमेह के रोगियों के लिए होती हैं उपयोगी, बहुत ज्यादा। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि ये शरीर में जाती हैं, मीठा स्वाद देती हैं, लेकिन इनका डाइजेशन नहीं होता बॉडी में। ये जैसी कि खाई है ना, वैसी की वैसी हल्के होते वक्त निकल जाती हैं। तो जब डाइजेशन ही नहीं हो रहा तो खून में ही नहीं जाएंगी, और खून में नहीं जाएंगी तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ब्लड शुगर पे। तो याद रखना, इनका उपापचय नहीं होता, लिख देना, इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता, इनका उपापचय नहीं होता। हमारे शरीर में इनका मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय नहीं होता। हमारे शरीर में इनका उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नहीं होता। हमारे शरीर में इनका मेटाबॉलिज्म यानी कि उपापचय नहीं होता, यानी इनका डाइजेशन ही नहीं होता। जैसी खाई वैसी की वैसी निकल गई, ठीक है। जैसे खाई वैसी की वैसी, जैसी खाई वैसी की वैसी गई। क्या इनका बॉडी में कहीं डाइजेशन हुआ? नहीं। कौन कौन सी है, नाम लिखना है एक बार। कौन कौन सी है, नाम लिख दो। जैसे सबसे ज्यादा काम में आने वाली है सैकेरिन, तो सबसे पहले नाम लिखो सैकेरिन का। फिर दूसरे नंबर पे है एस्पार्टेम, दूसरे नंबर पे है एस्पार्टेम। तीसरे नंबर पे है एलिटेम, एलिटेम। और चौथे नंबर पे है सुक्रालोस। और एक लिख देना नियोटेम। एक लिख देना नियोटेम। सैकेरिन, एस्पार्टेम, एलिटेम, सुक्रालोस, नियोटेम। सैकेरिन जो होता है वो अपनी वाली चीनी से, सैकेरिन जो होता है वो अपने वाली चीनी से कितना गुना? 550 गुना मीठा होता है। हम जो चीनी इस्तेमाल करते हैं घरों में, उस चीनी से लगभग 550 टाइम्स, 550 टाइम्स मीठा होता है, 550 गुना मीठा। है क्या तुम में से कोई? दो गुना मीठा ही हो तो भी चल जाएगा काम। यहाँ तो उसकी उंगली चाय में घोल दे बस, उसी से चाय मीठी हो जाती है। होते ना कई मीठे, तो वो चाय में अपनी उंगली मिला देते हैं, उंगली से चाय को हिला देते हैं ना, तो उसी से चाय क्या हो जाती है?
एकदम मीठी हो जाती है, एकदम मीठी। ये मीठों की खास बात है दोस्तों, है ना। कोई भी मीठा बुरा ना माने, सुनो मेरी बात ध्यान से, है ना। तो चीनी से कितने गुना मीठा है? 550 गुना मीठा है चीनी से, ठीक है। एलिटेम जो होता है ये चीनी से 2000 गुना मीठा होता है। हमारे घरों में जो चीनी है उससे लगभग चीनी से लगभग कितने गुना मीठा? 2000 टाइम्स, यानी कि 2000 गुना मीठा होता है एलिटेम। और चीनी से लगभग 8 से 9000 गुना मीठा होता है नियोटेम। चीनी से लगभग 8 से 9000 गुना मीठा होता है नियोटेम। क्या बात समझ में आ रही है क्या? हाँ या ना? तो चीनी से लगभग 8 से 9000 गुना मीठा कौन होता है? नियोटेम होता है। ये आप लिख लीजिए एक बार दोस्तों, ये आप लिख लीजिए। चीनी से 8 से 9000 गुना मीठा होता है कौन? एलिटेम, ठीक है। सॉरी, नियोटेम। 8 से 9000 गुना मीठा। बताओ ये हमने किसकी बात कर ली दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट की बात कर ली। एक अंतिम पॉइंट बचा है कार्बोहाइड्रेट में, वो और लिख लो, फिर उसके बाद अपनी कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। एक अंतिम पॉइंट और बचा है, वो और लिख लो, फिर अपनी कार्बोहाइड्रेट की कहानी खत्म हो जाएगी। लिखना, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लिख लो। कई बार पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किससे करते हैं, कौन से टेस्ट से करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं? और एक स्टार्च का टेस्ट भी लिख लो, स्टार्च का टेस्ट भी पूछ लिया जाता है। स्टार्च का टेस्ट कैसे करते हैं और पूरे कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करते हैं? चले, लिखो भैया, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट का नाम लिख दो। कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट करते हैं वेनेडिक्ट टेस्ट, वेनेडिक्ट टेस्ट या फेहलिंग विलियन परीक्षण। वेनेडिक्ट टेस्ट या फेहलिंग विलियन परीक्षण। ये तो किसका टेस्ट है मेरे लाडलों? कार्बोहाइड्रेट का। और अगर कोई पूछ ले स्पेशल कि सर स्टार्च का टेस्ट कौन सा है, स्टार्च का, है ना, तो स्टार्च के लिए टेस्ट करते हैं आयोडीन परीक्षण। आयोडीन टेस्ट करते हैं क्योंकि स्टार्च आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग देता है। तो स्टार्च के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? आयोडीन टेस्ट। और आयोडीन के साथ मिलकर स्टार्च कौन सा रंग देता है? नीला रंग देता है, नीला रंग। छाप दो भाई। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम टेस्ट करते हैं वेनेडिक्ट या फेहलिंग विलियन। आप आओगे ना सर फिर? हाँ, हो गया काम यहां तक। कार्बोहाइड्रेट खत्म। हेडिंग लगा दो तुरंत रूप से, वसा, फैट, जल्दी से। अगली हेडिंग लगा दो, वसा या फैट। वसा या फैट या लिपिड। लिख दो भैया, वसा या फैट या लिपिड। लिख दो भैया, वसा या फैट या लिपिड। वसा या फैट या लिपिड। बहुत आसान है वसा को पढ़ना, 10 मिनट का खेल है, ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वसा जो है, वसा, है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। लेकिन इसमें ऑक्सीजन की मात्रा, इसमें ऑक्सीजन कम होता है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है।
ऑक्सीजन इज लेस कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है किसकी तुलना में, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। लेकिन इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। बनी तो ये भी उन्हीं से है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम है। दूसरे नंबर पे लिखना, ये शब्द किसने दिया था, फैट या लिपिड शब्द, ये टर्म दिया गया था ब्लूर नाम के वैज्ञानिक द्वारा। ये शब्द दिया गया था ब्लूर नाम के वैज्ञानिक द्वारा, ब्लूर, ये शब्द दिया गया था ब्लूर नाम के वैज्ञानिक द्वारा। ये टर्म दिया गया था ब्लूर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा। वसा किन चीजों से मिलकर बनती है, तो वसा दो चीजों से मिलकर बनी होती है। एक तो वसा के अंदर होते हैं वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड, एक तो वसा के अंदर होते हैं वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड। फैटी एसिड, और दूसरे इसके अंदर पाया जाता है ग्लिसरॉल। तो वसा का निर्माण दो चीजों से होता है, एक तो वसीय अम्ल और दूसरा ग्लिसरॉल। दो चीजों से मिलकर वसा बनती है, एक फैटी एसिड से और दूसरा ग्लिसरॉल से। ये दो चीजों से मिलकर वसा का निर्माण होता है। इनके बीच में बंध कौन सा, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बंध बताया था मैंने आपको, ग्लाइकोसिडिक। वसा में इन दोनों के बीच में जो बंध बनता है, जो बॉन्ड बनता है, उस बंध का नाम होता है एस्टर बॉन्ड या एस्टर बंध। उस बंध का नाम होता है एस्टर बंध या एस्टर बॉन्ड। एस्टर बंध या एस्टर बॉन्ड, ये बंध बनता है। वसा कैसी होती है, वसा स्मूथ होती है, चिकनी होती है, तेली होती है, चिकनी। वसा कैसी होती है, वसा चिकनी होती है दोस्तों, तेल जैसी होती है ना, तेल जैसी वसा होती है, चिकनी। अब लिखना आगे वसा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपिड, वसा के प्रकार। चले लिख दो वसा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपिड। वसा के प्रकार, टाइप्स ऑफ लिपिड। लिखना वसा के तीन प्रकार हैं। सबसे पहले नंबर पे लिख दो सरल वसा, सिंपल लिपिड। सरल वसा, सिंपल लिपिड। दूसरे नंबर पे लिखो संयुग्मित या जटिल वसा, कॉम्प्लेक्स लिपिड या कॉन्जुगेटेड लिपिड। संयुग्मित या जटिल वसा, कॉम्प्लेक्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड। और तीसरे नंबर पे लिख दो व्युत्पन्न वसा, डेराइव्ड लिपिड। तीसरे नंबर पे लिख दो व्युत्पन्न वसा या डेराइव्ड लिपिड। व्युत्पन्न वसा या डेराइव्ड लिपिड। और इनमें भी जो सरल वसा है, इस सरल वसा का एक और नाम होता है, इसे हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अरे बोलो। इस वसा को हम ट्राइग्लिसराइड के नाम से भी जानते हैं, और ये भी दो तीन प्रकार की होती है। ये सरल वसा भी दो तीन प्रकार की होती है। एक लिखना सैचुरेटेड फैट संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट, हिंदी में लिखना संतृप्त वसा। घी का नाम सुना है, घी, घी किसका एग्जाम्पल है, संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है, लिख देना घी। ये सैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है, संतृप्त वसा का एग्जाम्पल है।
दूसरे नंबर पे तेल का नाम सुना है? तेल, तेल का अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा, तेल, ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, वनस्पति तेल। और इस असंतृप्त वसा से वैज्ञानिकों ने या लोगों ने किसका निर्माण करने की कोशिश की? ट्रांस फैट यानी कि ट्रांस वसा। तो इससे तीसरी टाइप की वसा बनी ट्रांस फैट या ट्रांस वसा। और उसमें आपने बेस्ट एग्जांपल सुन रखा है डालडा, नाम सुना है कभी डालडा का? नकली घी या वनस्पति घी जिसको बोलते हैं ना, डालडा। लिख दो भैया, इतना लिख दो एक बार, डालडा। ओके, कोई दिक्कत इसमें किसी तरह की? चलिए, अब इतना होने के बाद में बाकी की चर्चा हम कब करेंगे? कल करेंगे, ठीक है। तो आज हमने काफी कुछ सीखा। अब हम इसके अंदर घी में, तेल में और डालडा में कौन अच्छा है ना? तुम्हारे लिए घी घी अच्छा है या तेल अच्छा है ना? कौन अच्छा है तुम्हारे लिए, तेल अच्छा है या घी अच्छा है, किसका उपयोग करना चाहिए? तो वो फिर अपन बात करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।